Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तालीम एंड तरबिया में आपको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हीट। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट है कि एनर्जी neither be created or not be destroyed, but it change one form to another form। इसमें यह है कि एनर्जी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। अब चेंज कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास हम एनर्जी बनाते हैं डैम से, तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मैकेनिकल वर्क हो रहा है, पर जो हमें चीज़ मिल रही है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। इसी तरह जो जनरेटर चलता है हमारे पास, वो भी मैकेनिकल वर्क कर रहा होता है, बट जो इससे हम एनर्जी ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी यही है कि ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंटेनर है हमारे पास, उसको हमने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ इस पे। तो उसको हम जब हीट कर रहे हैं, यानी एक हीट दे रहे हैं उसको, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यानी जब आप हीट करें किसी भी चीज़ को, तो उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा। यानी जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी ये बढ़ता जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमने हीट की, हम इसको दे कह लेते हैं कि ये जो हमने हीट दी है सिस्टम को, इसको हम कहते हैं क्यू। क्यों हमने सिस्टम को दिया, तो उसमें क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। यानी चेंज हुई तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा यू। अब ये हमारे पास डेल्टा यू एनर्जी आ गया, इंटरनल एनर्जी। अब हमारे पास क्या हुआ कि कोई वर्क डन भी हुआ है सिस्टम में, यानी पिस्टन ने मूव किया है तो कोई ना कोई वर्क डन भी हुआ है, तो उसको हम डब्ल्यू से नोट कर लेते हैं। अब इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगी कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, प्लस साथ साथ उसमें कोई ना कोई वर्क डन भी हो रहा होगा। तो यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब हमारे पास वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब हम किसी भी सिस्टम बाय द वर्क डन बाय द सिस्टम हो, यानी सिस्टम की वजह से वर्क डन बढ़े, उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर वर्क डन, अब हमारे पास यहाँ पे पिस्टन ने मूव किया है तो हमारे पास वर्क डन जो आया वो पॉजिटिव आया। अब अगर इसका उलट कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये था, इसकी इंटरनल एनर्जी ये थी, इसको हमने हीट नहीं की, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। हमने क्या किया कि पिस्टन मूव कर रहा है, इसका हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। प्रेशर डिक्रीज किया तो हमारे पास वर्क डन नीचे की तरफ यानी नेगेटिव डायरेक्शन में गया और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस वर्क डन। ये हमारे पास ये है। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ प्रोसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड है एडियाबैटिक।
थर्ड आइसोबैरिक, और लास्ट वन है हमारे पास आइसोकोरिक। यानी ये चार सिस्टम हम इसके अंदर पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि ये चारों को हम इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। यानी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक में क्या होगा, आइसोबोरिक में क्या होगा और आइसोकोरिक में क्या होगा। इस सिस्टम को हम सबको डिटेल से समझते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ यही है कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट दें तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसमें वर्क डन कोई ना कोई प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकें। अब हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो प्रोसेस में से फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसको हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होगा, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इंटरनल एनर्जी भी अंदर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इसको करते हैं हीट प्रोवाइड। जब हम इसको हीट देते हैं तो हमारे पास है कि टेम्परेचर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी जैसे जैसे हम इसको हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, यानी इस पे वर्क डन जो है वो ज्यादा होता जाएगा। वर्क डन ज्यादा होता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि हम अब इसको लिखेंगे कैसे कि हमने इसको हीट दी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। वर्क डन जो है हमारे पास हो रहा है बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम की जगह जिस सिस्टम की वजह से वर्क डन जो है हमारे पास बढ़ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो स्टूडेंट देखें, हमने पीछे पढ़ा था कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या था हमारे पास कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और कोई ना कोई वर्क डन होता है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अब हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो तो इंक्रीज ही नहीं हुई क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अब हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास है जीरो को इक्वल। तो अब हम इंटरनल एनर्जी अगर जीरो रखते हैं तो ये हमारे पास Q इज इक्वल टू W, यानी वर्क डन। जितनी हम ज्यादा हीट देंगे उतना ही ज्यादा वर्क डन हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी ये है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ। अब हम क्या करते हैं कि उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी अब हमारे पास जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो अब हम इंक्रीज कैसे करेंगे, तो हम उसको जो है पिस्टन को नीचे ले आएंगे, यानी ऊपर से प्रेशर इसका कम कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कम हो जाएगा और हीट जो है हमारे पास वापस आ जाएगी। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि हमने हीट वापस ली है तो हमारे पास क्या आएगा, यानी वर्क डन ऑन दी सिस्टम हुआ है, वर्क डन किया है हमने, पिस्टन को हमने प्रेशर की दिया, प्रेशर इसका कम किया, तो हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। तो ये हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज तो हो रही है, पर क्या होता है हमारे पास उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे पास जो है वर्क डन ज्यादा होता जाता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, तो उसको हमने जीरो लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो है टोटली ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। वैसे तो बहुत लॉन्ग है, मैं आपको शॉर्ट करके इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी क्रैश क्लासेस चल रही हैं, तो मैं चाहता हूँ आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो, आपको पता चल जाए कि भाई इसमें लॉजिक क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नोट कर लें इसको।
अब जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस है वो है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, द प्रोसेस इन विच heat is not enter or leave in system। कहता है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास ना ही तो हीट इंटर होती है सिस्टम में और ना ही हीट हमारे पास लीव करती है, यानी सिस्टम से निकलती है। ना हमारे पास हीट को हम देते हैं ना ही हम लेते हैं। अब इसका क्या है, एग्जांपल ले लें हम। ये हमारे पास एक आइसोलेटेड कंटेनर देख लें आप, जिसकी जो है ना हमारे पास मेम्ब्रेन भी बनी हुई है। आइसोलेटेड में क्या होता है कि हमारे पास जो उसका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट ही रखते हैं हम, उसमें ज़्यादा ना बढ़े ना कम हो। अब आइसोलेटेड में क्या है कि हमारे पास ये है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास कोई भी प्रोसेस है, इसमें हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल। अब हीट हम इसको दे नहीं रहे सिस्टम को, यानी हीट नहीं दे रहे। अब जब इसकी इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की वजह से इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हमारे पास एनर्जी हम देखते हैं कि भाई डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो हम प्रेशर कम कर देते हैं। तो अब क्या हो गया सिस्टम में कि हमारे पास, जैसे हम फ्रॉम ले लेते हैं, हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए अब बार बार जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आ रही है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन क्या है हमारे पास कि हम किसी भी सिस्टम को हीट दें, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और वर्क डन प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास। जबकि हम ये सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड है, इस पे हीट हम दे ही नहीं रहे, प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब क्यू जीरो होगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब हम अगर डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास बन जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस में आएगा, क्योंकि उस तरफ प्लस था तो इस तरफ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्यों आया कि हमारे पास जो है हमने इसको ऊपर कर दिया। जब हम इसको जो है इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर है इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी जो अंदर इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हीट तो हम दे ही नहीं रहे किसी सिस्टम को। तो उस वजह से हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो अब माइनस डब्ल्यू क्यों आया है कि अब हम माइनस क्यों आए यहाँ पे, ये इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि एक ये सिस्टम है, इसकी ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब हमने इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए क्या किया, इसका प्रेशर कम कर दिया, ये पिस्टन को हम यहाँ तक मूव करवा के ले आए। अब जब ये पिस्टन यहाँ तक मूव होके आया तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने वर्क डन क्या कहाँ से किया, बाय द सिस्टम किया है। तो आपको पहले ही बताया कि वर्क डन जब भी हमारे पास बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव है तो ये हमारे पास माइनस वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। आइडियाबैटिक में क्या होता है आप लोगों देख लें कि जिसमें ना ही हमारे पास हीट इंटर होती है और ना ही एग्जिट होती है, ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उस पर रखा जाता है। तो जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसका हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो वो मेंटेन हो जाती है, और हीट तो हम दे नहीं रहे इसलिए हमने इसको जीरो लिखा हुआ। तो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है। तो आप इसको नोट कर लें, शॉर्ट इसलिए बता रहे हैं कि आपका जो है ना सिर्फ आपका माइंड क्लियर हो जाए कि हमने किया क्या है। आप इंग्लिश तो खुद से भी लिख सकते हैं, तो आप इसको जो है नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अब जो हमारे पास थर्ड वन है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में प्रोसेस में क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट कैसे होता है, अब हमारे पास एक सिस्टम है, आप एग्जांपल ले लें, उसकी इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल्स की है। अब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखना है। तो अब जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, तो हीट अब जब हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर है इसका प्रेशर तो इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज होगा।
अब प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमने प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, इंक्रीज तो करना ही नहीं है। तो ये मूवेबल पिस्टन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहेगा, यानी जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ऐसे ही हमारे पास इसका जो है वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और इसकी जो है हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और प्रेशर अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। अब इसमें हुआ क्या है कि सिंपल जो हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम को हम हीट कर रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और वर्क डन बन रहा है। तो ये हमारे पास सेम जो है आइसोबैरिक प्रोसेस इस पे अप्लाई करता है कि भाई हमारे पास जब भी हम प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना यार, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या है, हम हीट दे रहे हैं, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने से, प्रेशर के इंक्रीज होने से पिस्टन खुद ब खुद मूव करे जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी, इसका जो है हमारे पास सिंपल इक्वेशन यही लिखेंगे कि हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वर्क डन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। यही हमारे पास होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। आपको ये बात बता दूं कि आइसोबैरिक और आइसोकोरिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये हमारे पास जो फर्स्ट हमने दो पहले पढ़े, एक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के हिसाब से भी। फिर भी आप इसको देख ले, ये हमने हीट प्रोवाइड की है यानी क्यू है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर भी इसका इंक्रीज करेंगे हम, और प्रेशर अगर इसका बढ़ेगा तो वो जाहिर है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वर्क डन भी हो रहा है। तो ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसको नोट कर लें, लास्ट वन हम पढ़ते हैं आइसोकोरिक। अब हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट वाला जो है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज अब हमारे पास क्या है कि ये लास्ट वाला जो है इसमें हमारे पास है कि द वॉल्यूम इज कीप कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट होगा, अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब हमने इसका वर्क डन ये है, अब हमने जो पिस्टन है ये मूवेबल नहीं रखना, यानी ये मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव करेगा तो जाहिर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसको हमने फिक्स कर देना है, यानी इसके पिस्टन को हमने फिक्स कर देना है। अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जब हम इसको हीट करेंगे, यानी इसको क्यों दे रहे हैं हम, तो इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना भाई, क्योंकि पिस्टन तो मूव ही नहीं कर रहा। जैसे जैसे एनर्जी देंगे पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो अंदर इंटरनल एनर्जी खुद ब खुद क्या है, मूव यानी इंक्रीज हो रही है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या थी, क्यू सिस्टम को हीट दे रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है, प्लस वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन हो रहा है भाई, वर्क डन तो हो रहा है, यहाँ पे तो वर्क डन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो पिस्टन ही मूव नहीं कर रहा। तो अब हमें पता है कि भाई वर्क डन एक और भी है कि हमारे पास वर्क डन जो है ये याद रखिएगा पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है वर्क डन। अब हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में, डेल्टा यू प्लस प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। तो अब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज हुआ यहाँ पे, ये इसका वॉल्यूम है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ भाई, ये तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम को जीरो कर देते हैं हम, क्यू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पी मल्टीप्लाई बाय जीरो। जब किसी भी चीज के साथ जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास होगा डेल्टा यू। अब हमारे पास इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो जितनी एनर्जी हम उसको देंगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी इंटरनल एनर्जी उसी तरह से इंक्रीज होगी जितनी हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इंटरनल एनर्जी भी इसी तरह से इंक्रीज होगी। अब ये थे हमारे पास चार प्रोसेस जो हमने आज पढ़े। अब लास्ट में ये है कि इसके ग्राफ देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लें ताकि हम फिर ग्राफ पे बात करते हैं, इसको नोट कर लें आप। तो अब स्टूडेंट हम ग्राफ पे जाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि आइसोथर्मल में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका ये ग्राफ है, ये हमारे पास नीचे की तरफ वॉल्यूम है, ऊपर हमारे पास प्रेशर है। तो अब क्या हो रहा था कि उसमें टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर सेम था तो हमारे पास जो उसका वर्क डन था वो बढ़ता जा रहा था। तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, यानी कर्व शक्ल का बनेगा कि प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, ये एक पॉइंट आ गया, ये प्रेशर का और वॉल्यूम का हमारे पास ये, तो ये एक बन गया, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमारे पास ये आ गया, ये दूसरे को हम यहाँ से,
तो इसमें हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एडियाबेटिक में ये था कि एडियाबेटिक में हमारे पास भी ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब कम तो हो रहा है पर बहुत, यानी वॉल्यूम जो है बहुत स्लोली कम हो रहा है, जबकि प्रेशर बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास जो फोर्थ वन था वो हमारे पास था आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था कि हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस में था कि प्रेशर कांस्टेंट था, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट था तो हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। अब प्रेशर अगर हमारे पास यहाँ है तो जाहिर है वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास ग्राफ है आइसोबैरिक का। और आइसोकोरिक में क्या था कि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। वॉल्यूम हमारे पास अगर यहाँ पे कांस्टेंट था तो क्या था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो ये चारों ग्राफ थे। आज हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप सही से प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन में आता है कि कोई भी दो प्रोसेस डिफाइन कर लें या पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉन्ग में आ जाता है, तो इसको सही से प्रिपेयर करिएगा। आप लोग ये नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको सही से पढ़ लीजिएगा।